एक घने जंगल में रीमा नाम की एक चिड़िया अपने दो प्यारे बच्चों कुक्कू और छुटकी के साथ एक सुंदर से घोंसले में रहती थी। उसी जंगल के दूसरे कोने में कालू कौवा अपने परिवार, पत्नी गौरी कौवी और बेटे जग्गू के साथ एक पुराने बरगद के पेड़ पर रहता था। जंगल में एक कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी का एक छोटा सा परिवार भी था और एक मिट्टू तोता भी था जो अकेला ही अपनी दुनिया में मस्त रहता था। धीरे धीरे मौसम ने करवट बदली और ठंड ने जंगल में दस्तक दी। शुरुआत में तो हल्की हल्की ठंड सबको अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर आसमान से रुई के फाहों जैसी बर्फ गिरने लगी। सारे पक्षी एक दिन एक बड़े से पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। कड़ाके की ठंड और गिरती बर्फ ने जंगल के सभी पक्षियों को चिंता में डाल दिया था। आने वाले मुश्किल दिनों की आहट सबको महसूस हो रही थी। इस बार तो ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। अगर ऐसे ही बर्फ गिरती रही तो भोजन ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, और ये बर्फ हमारे घोंसलों पर जम गई तो हमारे घर भी टूट सकते हैं। जग्गू को लेकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। सही कह रहे हो कालो। मेरे बच्चे कुक्कू और छुटकी तो अभी बहुत छोटे हैं, इस ठंड को कैसे सह पाएंगे? हमें कुछ सोचना होगा। हर साल ठंड आती है, लेकिन इस बार बात कुछ और है। अरे तुम सब हर बात में इतना क्यों घबराते हो? कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। ठंड है, आई है और चली जाएगी। मिट्टू की बात सुनकर सबने एक दूसरे की ओर देखा। शायद वो भी यही उम्मीद करना चाहते थे। इसलिए सबने सोचा कि शायद इस साल ठंड ज्यादा दिन नहीं टिकेगी और अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन दिन बीतते गए और ठंड कम होने की बजाय और बढ़ती गई। बर्फ की मोटी परत ने पूरे जंगल को ढक लिया था और पक्षियों के घोंसले टूटने लगे थे। एक सुबह रीमा चिड़िया के घर का एक हिस्सा टूट गया। कुक्कू और छुटकी डर गए। माँ, हमारा घर टूट रहा है, हमें बहुत ठंड लग रही है माँ। डरो मत मेरे बच्चों, मैं हूं ना, हम कुछ करते हैं। उधर कालू कौवे का भी यही हाल था। उनका बड़ा सा घर भी बर्फ के बोझ से चरमरा रहा था। जग्गू ठंड से बेहाल था। लूसी कबूतरी को भी ठंड लग गई थी और वो बीमार पड़ गई थी। कबूतर बेचैनी से उसके पास बैठा था। सारे पक्षी एक बार फिर उसी पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर निराशा और भय साफ झलक रहा था। मेरा जग्गू ठंड से नीला पड़ रहा है। अगर हम यहीं रहे तो हमारे बच्चे नहीं बचेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? इस बर्फबारी में नया घर बनाना भी संभव नहीं है। सब खामोश थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी कालू कौवे की आंखों में एक चमक आई। मुझे एक उपाय सूझा है। मैंने सुना है कि इस जंगल के पार दक्षिण की ओर एक और जंगल है जहाँ बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं। अगर हम वहाँ पहुँच जाएं तो हम नारियल के खोल के अंदर अपना घर बना सकते हैं। वो बहुत मजबूत होते हैं और हमें इस बर्फीली हवा से भी बचाएंगे। कालू की बात सुनकर सबके मुरझाए चेहरों पर एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। कालू भैया, क्या वो जगह यहाँ से बहुत दूर है? हाँ रीमा बहन, रास्ता लंबा और मुश्किल है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। सबने एक दूसरे की सहमति से उस नए जंगल की ओर जाने का फैसला किया। उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी भोजन बचा था उसे इकट्ठा किया और निकल पड़े। बर्फीला तूफान चल रहा था। ठंडी हवाएं चाबुक की तरह उनके नरम पंखों पर पड़ रही थीं। उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। रास्ते में मिट्टू तोता, जो हमेशा सबसे आगे और सबसे ज्यादा बातें करता था, अचानक धीमा पड़ गया। उसकी आवाज में वो पहली जैसी मस्ती नहीं थी। दोस्तों, मुझसे अब और नहीं उड़ा जा रहा है। तुम सब आगे बढ़ो। हिम्मत मत हारो मिट्टू, बस थोड़ा और, हम जल्द ही किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन मिट्टू की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। ठंड ने उसके शरीर को पूरी तरह से जकड़ लिया था। वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगा और बर्फ की सफेद चादर में कहीं खो गया। सबके लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। उन्होंने एक दोस्त को अपनी आंखों के सामने खो दिया था। कुछ देर के लिए सब रुक गए। उनकी आंखों में मिट्टू के लिए आंसू थे। बेचारा मिट्टू हमेशा हंसता हंसाता रहता था। मौत का सन्नाटा इतना गहरा था कि बर्फीली हवा का शोर भी उसे कम नहीं कर पा रहा था। लेकिन उन्हें आगे बढ़ना था, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए। भारी मन से वो सब आगे बढ़े। अब उनकी यात्रा और भी कठिन हो गई थी। लूसी कबूतरी की हालत बिगड़ती जा रही थी।
वो उड़ने में बिल्कुल असमर्थ थी। आप मुझे यहीं छोड़कर आगे चले जाइए। मेरी वजह से आप सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। नहीं लूसी, हम जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कबूतर ने रीमा से भोजन की टोकरी लिया। उसमें लूसी को रखकर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस टोकरी को उठाया। अब कबूतर उस टोकरी को अपनी पीठ पर रखकर उड़ रहा था। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन अपनी पत्नी के लिए उसका प्यार उसे हिम्मत दे रहा था। कुछ समय बाद आखिरकार उन्हें दूर हरे भरे पेड़ों की एक झलक दिखाई दी। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, उन्हें ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ दिखाई दिए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सब उस जंगल में पहुंचे। वहां सच में ठंड कम थी। पापा वो देखो, नारियल के पेड़। हम पहुंच गए, हम बच गए। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। कालू कौवा और कबूतर अपनी मजबूत चोंच से नारियल के फलों के अंदर छेद करते और उसे खोखला करते। रीमा और गौरी अंदर बैठने और रहने के लिए जगह बनाती। बच्चों ने भी छोटी छोटी लकड़ियां और नरम पत्ते लाकर उनकी मदद की। कुछ ही दिनों में सबके लिए नारियल के सुंदर और मजबूत घर बनकर तैयार हो गए। ये घर न केवल गर्म थे, बल्कि बर्फीली हवा से भी पूरी तरह सुरक्षित थे। अगर आज मिट्ठू भी हमारे साथ होता तो कितना अच्छा होता। उसकी कुर्बानी ने हमें हिम्मत दी है रीमा बहन। हमें ये करना होगा कि हम सब मिलकर रहें और एक दूसरे का सहारा बने। उन्हें मिट्टू की बहुत याद आई। इस तरह वो सब अपने अपने नारियलों के घरों में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। जंगल में बर्फबारी हो रही थी और ठंडी हवाएं चारों ओर चल रही थी। सफेद बर्फ ने जंगल को एक चादर की तरह ढक लिया था। पक्षी और जानवर अपने अपने घरों में वापस जा रहे थे। हर कोई सर्दी से बचने का उपाय खोज रहा था। जंगल के एक पुराने केले के पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ रहती थी। रीमा ने सर्दी के लिए पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने केले के पेड़ पर अपने लिए मजबूत केले के पत्तों का घर बना लिया था। कुक्कू, जो अभी छोटा और नटखट था, हमेशा अपनी माँ के काम को देखकर हैरान रहता था। माँ, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ठंड में कौन काम करता है? हम ऐसे ही कहीं पेड़ पर सो सकते हैं। बेटा, ठंड बहुत कठोर होती है। अगर हम समय रहते तैयारी नहीं करेंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन माँ, क्या सच में इतनी ठंड आने वाली है? हाँ बेटा, सर्दी बहुत तेज़ होती है। तुम देखना, हमारा ये जामुन का घर हमें सुरक्षित रखेगा। कुक्कू माँ की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन वो अब भी माँ की मेहनत का महत्व नहीं समझ पा रहा था। जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी रहते थे। कालू बहुत चालाक और लालची था और गौरी हमेशा उसकी योजनाओं में उसका साथ देती थी। गौरी, देखा तुमने रीमा का घर? कितना आरामदायक लग रहा है। इस सर्दी में वहां रहने से मजा आ जाएगा। हमें वो घर चाहिए। हाँ, लेकिन रीमा चिड़िया बहुत चालाक है। उसे वहाँ से भगाना आसान नहीं होगा। हमें कोई चाल चलनी होगी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम इसे पाने के लिए कुछ भी करेंगे। ठंड से बचने के लिए ये सबसे अच्छा ठिकाना है। जब उन्होंने रीमा का नया घर देखा तो उनके मन में जलन और लालच आ गया। दोनों ने मिलकर रीमा को उसके घर से भगाने की योजना बनाई। कालू और गौरी ने सोचा कि पहले रीमा को सीधे बातों में उलझाया जाए। वे रीमा के घर के पास पहुंचे और पेड़ की डाल पर बैठ गए। रीमा बहन, ठंड कितनी ज्यादा बढ़ रही है। हम दोनों को घोंसले में रहने अब बहुत मुश्किल हो गया है। क्या तुम हम दोनों को कुछ दिनों के लिए अपने केले के पत्तों के घर में रख लोगी? कालू भैया, मेरा घर बहुत छोटा है और यहाँ सिर्फ मैं और कुक्कू किसी तरह रह पा रहे हैं। आप कोई और जगह ढूंढ लीजिए। रीमा बहन, ऐसा मत बोलो। हमें अपने घर में आने दो। हम एक कोने में बैठे रहेंगे। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। नहीं गौरी बहन, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आप दोनों को अपने घर में नहीं रख सकती। आप मेरे घर में रहने के लिए आ जाएंगे तो मेरा घर कमज़ोर हो जाएगा और टूट जाएगा। फिर मैं इतनी ठंड में कहाँ जाऊंगी? छोटी चिड़िया, हम दोनों इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। देखते रहो हम दोनों तुम्हारे घर को कैसा कब्जा करेंगे। कालू और गौरी ने रीमा की बात सुनकर गुस्से में अपने अगले कदम की योजना बनानी शुरू की। कालू और गौरी ने सोचा कि अगर वे रीमा के खाने की चीजें चुरा लें
तो वो कमजोर हो जाएगी और ठंड में भोजन के लिए इधर उधर भटकेगी। उन्होंने रात में चोरी की योजना बनाई। जब रात का अंधेरा गहरा हो गया, रीमा और कुक्कू सो गए तो कालू चुपके से उनके घर के अंदर जाता है। माँ, कोई घर में आया है, हलचल कर रहा है। कौन है वहाँ? रीमा की आवाज सुनकर कालू डर गया और तुरंत उड़ गया। रीमा चिड़िया कालू को खिड़की में से भागते हुए देख लेती है। रीमा ने महसूस किया कि कालू और गौरी उसे लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपने जंगल के दोस्तों बुलबुल और कबूतर से मदद मांगी। बुलबुल बहन, कालू और गोरी हमें परेशान कर रहे हैं। वे हमारा घर छीनना चाहते हैं। रीमा, चिंता मत करो, हम सब एक उपाय निकालकर उन कौवों को अच्छे से सबक सिखाएंगे। रीमा बहन, मुझे एक उपाय आया है। तुम्हारे घर के आसपास कांटे और नुकीले पत्थर रख दो। इससे कोई अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। चिड़िया ऐसे ही करती है। वो घर के चारों ओर कांटे और नुकीले पत्थर रखती है। कालू और गौरी ने फिर से रीमा के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन कांटे और पत्थरों की वजह से उन दोनों के पैर और पंख में से खून निकल रहा था। कालू जी, मेरे पैरों में से खून आ रहा है। मेरे पैरों में कांटे चुभ गए हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी, कुछ कीजिए। हाँ गोरी, मेरे पैरों में भी कांटे चुभ गए हैं। मेरे पैरों में से भी खून आ रहा है। शायद रीमा ने अपने घर के चारों ओर कांटे और पत्थर रखे हैं। तभी रीमा उनकी आवाज सुनकर बाहर आती है। वो कांटे और नुकीले पत्थर हटा देती है। दुष्ट कव्वो, मुझे पता था तुम दोनों मेरे मेहनत से बनाए हुए घर को बर्बाद करना चाहते हो और मुझे और मेरे बेटे को बाहर ठंड में मरते हुए देखना चाहते हो। मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने लिए केलों की पत्तों का घर बनाया है। इतने आसानी से तुम दोनों को अपने घर पर कब्जा करने नहीं दूंगी। अब तुम दोनों यहाँ से जाते हो या फिर मेरे दोस्तों को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवाऊं। वो दोनों बाकी पक्षियों का नाम सुनकर डर जाते हैं और पति पत्नी दोनों जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। अब रीमा चिड़िया और कुक्कू अपने घर में